जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? क्या आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली मैं लेकर आ रहा हूं 25 क्वेश्चंस, जहां पर आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देकर के अपने तैयारी को जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। और यहां पे मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जिसके आने के चांस दोस्तों 99.9% होता है अब की बार के पेपर में। यहां पर देख सकते हो हर जो क्वेश्चन उठाऊंगा वो किसी ना किसी बार यूपीएसआई बैच में या यूपी कांस्टेबल में कहीं ना कहीं पूछा ही गया होता है। तो निश्चित रूप से आप अपने हिंदी को बहुत ही तगड़ा कर सकते हो, बिल्कुल बिना पढ़े हुए, बिना टाइम गए हुए। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन है यहां पर दोस्तों कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन सभी क्षेत्र में दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है आपको बताना है। नंबर ए खड़ी बोली, नंबर बी अवधी, नंबर सी बांगरू या नंबर डी ब्रजभाषा। तो दोस्तों यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर डी ब्रजभाषा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि ब्रजभाषा जो है वो यहाँ पे पश्चिम साइड बोली जाती है। ठीक है, और पश्चिम हमारी जो उपभाषा है हिंदी की, पश्चिमी उपभाषा हिंदी, पूर्वी हिंदी जिसे हम पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, पश्चिमी हिंदी, उसके अंतर्गत दोस्तों 5 बोलियां आती हैं, जहां पे आपका ब्रज होता है, बुंदेली होता है, बांगरू होता है, कन्नौजी होता है और खड़ी बोली होता है। तो यहां पर आपको ये जो एरिया है, ये एरिया में ब्रजभाषा बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर डी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जगह पे और जो खड़ी बोली बोली जाती है यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, आप वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर आता है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं देवनागरी, बी गुरमुखी, सी कैथी या डी खरोष्ठी। तो दोस्तों यहां पे बताना है कौन सी लिपि का उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए देवनागरी। हमारी जो देवनागरी लिपि है, जो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, ये दोस्तों ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक है, और इसका विकास का क्रम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के बारे में आप लोग जान भी लीजिए। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि से कुटिल लिपि ऐसे कर करके है, तो यहाँ पे देवनागरी लिपि अंतिम में यहाँ पर हमारा आ जाता है। तो देवनागरी की उत्पत्ति हमारी ब्राह्मी लिपि से ही हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? नंबर ए पाली से, नंबर बी प्राकृत से, नंबर सी अभ्रंश से या नंबर डी संस्कृत से। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अभ्रंश से। तो दोस्तों अभ्रंश से हमारी हिंदी का भी उत्पत्ति हुआ है, हिंदी के उपभाषाओं की भी उत्पत्ति हुई है, भाषा परिवार की भी उत्पत्ति हुई है, और यहाँ पर बोलियों की भी उत्पत्ति हुई है। भाषा परिवार जो हमारे भारत में है वो कुल 4 हैं, जिनमें भारूपी भाषा परिवार से हमारी हिंदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, ए के उच्चारण में डॉट डॉट और डॉट डॉट की सहायता ली जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे ये पूछ रहा है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प है छंद और तालु, बी है इचयस और तालु, तीसरा है कंठ और तालु, और डी है दंत और ओष्ठ। तो दोस्तों आपको बताना है कि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो यहां पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, कंठ और तालु। तो ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है, यहां पे सी हो जाएगा, ऑप्शन सी देख सकते सही है। ठीक है, आपको संस्कृत में 2-4 सूत्र भी हैं, जैसे इचुषा नाम तालु, ऋटुषा नाम दंता, ठीक है, उपध पानिया माम ओष्ठो ऐसे एक है, तो वो सब याद रहेगा। तो आप यहाँ पे उच्चारण स्थान नहीं भूलोगे कभी, आराम से आ जाएगा। ठीक है, वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे डेली 50 क्वेश्चन आपसे कराए जाते हैं, 25-25 करके 2 वीडियो आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका काम कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो, यहां पर बताना है वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। जब वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था और 2024 चल रहा है। 100% ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है। नंबर ए स्वर, नंबर बी व्यंजन, नंबर सी वर्णमाला या नंबर डी ध्वनियां। तो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम दोस्तों फाइनली व्यंजन कहते हैं, और जिनको मतलब स्वर संधि स्वतंत्र होती है उसका उच्चारण को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जिनको बोलने पे किसी भी चीज की सहायता ना लेनी पड़े उसको स्वर कहते हैं, बट जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उसको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए।
दोस्तों जो समान अर्थ प्रकट करने वाले यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक ऐसा विकल्प है जो समान अर्थ प्रकट नहीं करता, आपको वो बताना है। नंबर ए उपयोगी, उपादेय, इष्टकर। नंबर बी काक, सारंग, मयूर। नंबर सी पुष्कर, जलाशय, ताल। नंबर डी भूमि, मही, धरा। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है वो विकल्प जो समानार्थी नहीं है, यानी समान अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है, सब समान अर्थ नहीं प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा बी, वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। काक, सारंग, मयूर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो है, ये जोड़ा जो है वो सही विकल्प नहीं प्रदर्शित कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दोस्तों काक का समानार्थी जोड़ा जो है वो अनुपयुक्त है, ठीक है। काक का क्या होना चाहिए था? काग ये हो जाना चाहिए था, या कांड होना चाहिए था, या वायस होना चाहिए था, या पिसुन होना चाहिए था, तथा करठ हैं। तो इतने सारे में से कुछ भी होता तो यहां पर ये सही हो जाता, बट ये काक का सारंग जो आ गया है वो बेकार है, गलत है। इसलिए ये दोस्तों समानार्थी जोड़ा वो अनुपयुक्त है, इसलिए यही हो जाएगा बी हमारा आंसर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का अनेकार्थी शब्द बताना है। नंबर ए अन्य, उसका। ऑप्शन बी दूसरा, तथा ऑप्शन सी सब, परंतु, डी परंतु, अपना। तो दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था 2018 में, और 100% इस बार आ सकता है। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्थात दूसरा, तथा। तो और शब्द का क्या है? दूसरा और तथा जो है वो शब्द समूह है, ठीक है, जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है। नंबर ए आध्यात्मिक, नंबर बी धार्मिक, नंबर सी शास्त्रीय, या नंबर डी नैतिक। तो दोस्तों यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए आध्यात्मिक। तो जिसका यहां पर संबंध अध्यात्म से होता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताना चाहूंगा। जैसे दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन की मृत्यु की इच्छा रखने वाला, तो उसको मुमुक्षु कहते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो अपने जीवन पर स्वयं लिखते हैं कथा, उसको क्या कहा जाता है? नंबर ए रेखा चित्र कहा जाता है, या नंबर बी संस्मरण कहा जाता है, या नंबर सी आत्मग्लानि कहा जाता है, या नंबर डी आत्मकथा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है जो अपने ऊपर कथा लिखते हैं लेखक, वो आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए भाई, वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि लगातार वीडियो आएगी 50-50 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन का आपका रिपीट कराता रहूंगा। पूरी हिंदी शायद आपकी कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। नंबर ए जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। नंबर बी वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। नंबर सी बुराई को बढ़ावा नहीं दो। नंबर डी देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों यहां पर जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा ये बताइए। तो यहां पर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो यहां पे शुद्ध वाक्य होगा नंबर ए जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। ये बिल्कुल राइट है। बाकी सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जैसे अभी एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। आप देख लीजिए प्रश्नगत विकल्पों में जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा वाक्य सर्वाधिक शुद्ध है, शेष वाक्यों का शुद्ध रूप निम्नवत है। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, इसका शुद्ध रूप देखना है, तो दोस्तों ये इसका शुद्ध रूप होगा वह बहुत तेज दौड़कर चला गया। और यहाँ पे बुराई को बढ़ावा नहीं दो, इसका सही होगा बुराई को बढ़ावा मत दो। और देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया का सही शुद्ध होगा देश के लिए उसने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ठीक है। तो ये अपना जो जुड़ गया है ये यहाँ पर अपना नहीं आएगा, ठीक है। देश के लिए अपना शब्द नहीं प्रयुक्त होगा, ठीक है। इसलिए ये अनुपयुक्त है, यानी अशुद्ध है। जो ए वाला है वो बिल्कुल शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ पर देखिए एक है बहुत तगड़ा वाला। यहाँ पर है आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानना। तो यहाँ पर दोस्तों विशेष पहचानना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नीला, बी आकाश, नंबर सी आसमान, या नंबर डी रंग। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर विशेष है सी अर्थात आसमान, ठीक है। दिए गए विकल्पों के आधार पर आसमान का रंग नीला में आसमान विशेष है, क्योंकि दोस्तों आसमान ही नहीं रहेगा तो किसी का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे विशेष कौन है? आसमान है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर विशेष कौन होगा? आसमान होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विशेषण बताना है। पहला क्रमवाचक विशेषण है कि बी समुदायवाचक है कि सी अवृत्तवाचक है या डी गणनावाचक है। तो दोस्तों एक लड़का स्कूल जा रहा है अर्थात हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं या कहीं गणना कर रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, उसको मतलब एक जा रहा है कि दो जा रहा है कि तीन जा रहा है, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम गणना कर रहे हैं, तो डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे गणनावाचक विशेषण होगा। यहाँ पर देख सकते हो एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में गणनावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। गणनावाचक विशेषण के अन्य जो उदाहरण है वो है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसे हम संख्यावाची भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों है मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानना है। ठीक है, तो विशेषण यहां पर क्या है, मेरे कुर्ता पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। नंबर ए संख्यावाचक है, नंबर बी संकेतवाचक है, नंबर डी परिणामवाचक है या नंबर डी गुणवाचक है। आप बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर सी परिणामवाचक। अब आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पे 3.5 आया है, 3 एक गिनती है तो हम गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर संख्यावाचक होना चाहिए। बट यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, जब आपका परिणाम निश्चित हो कि भाई इतना ही लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, यानी जब निश्चित हो तो वहां पे परिणामवाचक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3.5 मीटर कपड़ा निश्चित है कि इतना ही लगेगा, इसलिए यहाँ पे परिणामवाचक हो गया। और वहां पे एक लड़का जाता है इसलिए वहां पे गणना किया जा रहा था, इसलिए वहां पे गणनावाचक था। ठीक है, तो ये परिणामवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर है दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। नंबर ए पाक, नंबर बी पवित्रात्मा, नंबर सी पवित्र या नंबर डी पवित्रतम। तो इसका विशेषण पूछा है पवित्रता का। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्थात पवित्र। जो पवित्र है वह पवित्रता का विशेषण है। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे लोग पवित्रतम लगा देंगे तो गलती मत करना, पवित्र होगा। और ऐसे वाक्य और भी आप लोगों को आगे वीडियो पे कराए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। डेली आपका क्लास यहाँ पर चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी आप लोग करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है दोस्तों बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों उचित विकल्प बताना है कि इसका क्या अर्थ होगा। नंबर ए बिल्ली को सजाना, नंबर बी घंटी सुनने के मजे लेना, नंबर सी अपने को संकट में डालना, नंबर डी बिल्ली को क्रोधित करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी विकल्प होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अपने को संकट में डालना, ये होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधने मुहावरे का अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है। नंबर ए बहुत बेचैनी से इंतजार करना, नंबर बी अधिक बीमार होना, नंबर सी बहुत कमजोर होना, नंबर डी मृत्यु का समय दूर होना। तो दोस्तों घड़ियां गिनने का मतलब होता है नंबर ए बहुत बेचैनी से इंतजार करना। हम क्या करते हैं, किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो बार बार घड़ी देखते हैं, अरे यार 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अभी आया नहीं। यानी हम एक प्रकार से घड़ियां गिनते रहते हैं, अर्थात बहुत बेचैनी से इंतजार करना। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने कभी किसी का इंतजार किया है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, गुड़ के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आंख का अंधा नाम नयन सुख, नंबर बी आंख के अंधे गांठ के पूरे, नंबर सी अंधों में काना राजा या नंबर डी अपना हाथ जगन्नाथ। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात आंख का अंधा नाम नयन सुख। यानी गुड़ के विपरीत नाम उनका होता है, जैसे उनका नाम है नयन सुख लेकिन आंख के अंधे हैं, यानी जो गुड़ के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, या गुड़ के विपरीत नाम है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चंचल है और उसका नाम बहुत अच्छा रख दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में। उम्मीद आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, तो लाइक जरूर कर दो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं। नंबर ए सुमित्रानंदन पंत, नंबर बी दिनकर, नंबर सी हरिऔध या नंबर डी भूषण। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो नंबर डी हो जाएगा, भूषण। भूषण रीतकालीन कवि हैं और ये वीर रस के बहुत जाने माने कवि हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ओजप्रोत वाणी से लिखते हैं। इनकी रचनाएं शिवा बावनी और शिवराज भूषण भी हैं। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो दोस्तों ये हैं छायावादी कवि। दिनकर की बात करें तो ये प्रगतिवादी कवि हैं तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध की बात करें तो ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। ये सब आपको याद रखना है। और हरिऔध की जो प्रिय प्रवास रचना है वो पहला महाकाव्य है खड़ी होली का, ये भी आपको याद रखना है।
है। सुमित्रा नंदन का जो पंथ है, पल्लव है रचना, वो दोस्तों मतलब बहुत ही तगड़ी रचना है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ध्यान रखना है। शिवा बावनी के ऊपर भूषण से आता है। दिनकर की जो दोस्तों रश्मिरथी है, संस्कृत के 4 अध्याय हैं, और कुरुक्षेत्र है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे? नंबर ए प्रताप, नंबर बी हंस, नंबर सी सरस्वती पत्रिका, या नंबर डी सुधा वर्षा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बी हंस है ये सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, यहीं पर अगर बात किया जाए प्रताप का प्रकाशन, तो दोस्तों यहाँ पर इसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निकाला था, तथा दोस्तों सुधा वर्षा प्रकाशन श्याम सुंदर सेन ने किया था। तो ये जो सुधा वर्षा है ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रताप कौन निकाला? विद्यार्थी ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? नंबर ए अलका सरावगी, नंबर बी कृष्णा सोबती, नंबर डी दीप्ति खंडेलवाल, या नंबर डी उषा राजे। तो दोस्तों एक मुलाकात कहानी की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन डी उषा राजे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप कभी भी क्वेश्चन का टेक्स्ट जो है वो मतलब छोड़े ना। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, और लगातार आप यहाँ पर 100% वर्दी लेकर रहेंगे। ठीक है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी कहानी, या ऑप्शन डी उपन्यास। तो दोस्तों आधे अधूरे जो है वो क्या है दोस्तों? तो ये है नाटक, अर्थात नाटक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये इनकी नाटक जो है बहुत ज्यादा फेमस भी है। इसमें जितने भी पात्र होते हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं। आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसमें इनके जो पात्र हैं उनमें बहुत ही अच्छी पात्र हैं। महेंद्र नाथ है, सावित्री है, ठीक है, जुनेजा है। बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। उम्मीद है कि आज की ये जो टेक्स्ट की वीडियो है ना, आपको टेस्ट वाली वीडियो पसंद आई होगी। और रात के 8 बजे भी टेस्ट होता रहता है डेली चैनल पे। 2 वीडियो डेली में डाल रहा हूं, आप सभी के लिए परिश्रम कर रहा हूं। परिश्रम का फल मीठा होता है, मुझे पता है, लेकिन दोस्तों जब मीठा तभी मिलेगा मुझे जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करोगे। कैसे काम चलेगा? आप लोगों की मैं चाहता हूँ इस बार वर्दी जरूर मिल जाए, जरूर सिलेक्शन हो जाए, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।